नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखिए, अब क्षेत्र अनुयोग की चर्चा प्रारंभ हो रही है। सत की हुई, संख्या की हुई, अब क्षेत्र माने जहां जीव पाया जाता है उस स्थान को क्षेत्र कहते हैं। आकाश के प्रदेशों को क्षेत्र कहते हैं। वो दो प्रकार का है, सामान्य और विशेष। सामान्य में गुण स्थान, विशेष में मार्गणा स्थान। सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव का संपूर्ण 3 लोक क्षेत्र है। मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं कि तीनों लोकों में पाए जा सकते हैं। और अब दूसरे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक ये जीव कहाँ होंगे? दूसरे साधन से लेकर 14वें गुण स्थान तक के जीव 13 गुण स्थानवर्ती जीवों का लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। क्योंकि देखो 2, 3, 4 इन गुण स्थानों में तो चारों गतियों में पाए जा सकते हैं, लेकिन 5वां गुण स्थान सिर्फ कर्म भूमिया मनुष्य और त्रियंश के पाया जा सकता है, और छठे से ऊपर के सभी गुण स्थान मनुष्य के ही पाए जा सकते हैं, और मनुष्य सिर्फ 2.5 द्वीप में ही पाए जाते हैं। इसलिए कितना क्षेत्र बताया इनका? लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण। केवली समुद्घात के समय लोक पूर्ण जब समुद्घात होता है तो संपूर्ण तीनों लोक में सहयोग केवली के आत्मा के प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। इस अपेक्षा तीनों लोक हो गया। ये सामान्य से निरूपण तो हुआ। अब विशेष की अपेक्षा निरूपण मार्गणाओं से देखेंगे तो सबसे पहले गति। चलो पूनम पढ़ो आप। कहाँ से पढ़ना भैया? विशेष विशेष की अपेक्षा गति अनुवाद से चारों गुण स्थान वर्ती सभी पृथ्वियों वाले सभी नारकियों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। तिर्यंच गति में मिथ्या दृष्टि का समस्त लोकाकाश क्षेत्र है। दूसरे से 5वें पर्यंत का लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। मनुष्य गति में सभी गुणस्थानवर्ती संपूर्ण मनुष्यों का लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण 2.5 द्वीप की क्षेत्र है। देव गति में चारों गुणस्थानवर्ती सभी प्रकार के देवों का लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। देखो, अब ये कहाँ कहाँ रहते हैं इनके निवास स्थान के हिसाब से। त्रियंच गति में जो मिथ्या दृष्टि है वो तो पूरे लोक में पाए जा सकते हैं, क्योंकि एक इंद्रिय भी होते हैं त्रियंच में। अब दूसरे से 5वें गुण स्थान तक ये तो सैनी ही जा सकते हैं ना, मन सहित सैनी पंचेंद्रिय। तो जो सैनी पंचेंद्रिय है वो तो तीनों लोक में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना। माने 2 इंद्रिय से ऊपर वाले त्रसनाड़ी में ही पाए जाएंगे, क्योंकि त्रस जीव त्रसनाली के बाहर नहीं पाए जाते। एक इंद्रिय तो त्रसनाली के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, ठीक है ना। तो जो सैनी पंचेंद्रिय हैं वो तो त्रस में आते हैं, तो वो त्रसनाली के बाहर तो पाए नहीं जाएंगे। तो जो लोक था पूरे लोक का वो बहुत छोटा भाग है त्रसनाली, और उसमें से भी सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच जहाँ जहाँ पाए जा सकते हैं। कहाँ पाए जा सकते हैं? सिर्फ मध्य लोक में ही पाए जाएंगे। सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच मध्य लोक में ही पाए जाएंगे, ऊर्ध्वलोक में नहीं, अधोलोक में नहीं। तो इसलिए त्रियंचों का क्षेत्र कितना ठहरा? लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण। और मनुष्य गति में
सिर्फ 2.5 द्वीप, क्योंकि मनुष्य 2.5 द्वीप के बाहर नहीं पाए जाते। सबसे पहला है जम्बू द्वीप, उसको चारों ओर से घेरे हुए कालोदधी समुद्र, फिर उसके लवण समुद्र, उसको चारों ओर से घेरे हुए धात्ती खंड द्वीप, उसको चारों ओर से घेरे हुए कालोदधी समुद्र, फिर उसको चारों ओर से घेरे हुए पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र। लेकिन ये जो तीसरे नंबर का पुष्करवर द्वीप है, इसके बीचों बीच एक बड़ा पर्वत है, उसका नाम बताएगा कोई? मानुषोत्तर पर्वत। पुष्कर। वेरी गुड, मानुषोत्तर पर्वत। उसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। अच्छा, उसका नाम मानुषोत्तर क्यों है? क्योंकि शायद मनुष्य उसके आगे नहीं जा सकते। हाँ, उत्तर का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान रखना, सुमेरु पर्वत सबके उत्तर में होता है। क्या कहा? सुमेरु पर्वत सबके उत्तर में होता है। ठीक है, हम अगर इधर भरत क्षेत्र में हैं, ठीक है, वो जो सुमेरु पर्वत आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो वो आपके उत्तर में है, आप दक्षिण में हैं। ऐसे अगर आप उस तरफ होते, सुमेरु पर्वत की बैक साइड में होते, तो भी सुमेरु पर्वत आपके उत्तर में कहलाता और आप दक्षिण में कहलाते। ये समझ लेना आप लोग, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सूर्य जिस दिशा से निकलता है वो पूरब है। हमारे यहाँ लॉजिक ये है कि सुमेरु पर्वत सबके उत्तर में है। अब सूर्य परिक्रमा लेता है ऐसे गोल, ऐसे घूमता है ना राउंड, वो क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, उसकी परिक्रमा क्लॉकवाइज होती है। तो जब ऐसे घूमता है, हम इधर वाले भरत क्षेत्र वाले, तो सुमेरु पर्वत के इधर से आता है निकलकर, क्योंकि सुमेरु पर्वत हमारे उत्तर में है, तो सूर्य यहाँ से निकला तो ये पूर्व कहलाएगी राइट हैंड पर, ठीक है। और जो ऐरावत क्षेत्र वाले हैं, जो ऐरावत क्षेत्र वाले हैं, उनके लिए सुमेरु पर्वत उत्तर में है, तो उनका सूरज जब घूम के ऐसे आएगा तो इस तरफ से निकलेगा, तो उनके लिए राइट हैंड होगा, तो उनके लिए ये पूर्व दिशा होगी। समझना, एक मिनट फिर से देखो। आप जम्बू द्वीप गए हैं ना, जम्बू द्वीप में जहाँ आप बोटिंग करते हैं, बीच में जो एक चोटी है, कुतुब मीनार जानते हैं सब उसे, एक्चुअल में तो वो है सुमेरु पर्वत, ठीक है। तो अगर आप जहाँ से एंट्री करते हैं, आप इस तरफ खड़े हैं, सुमेरु पर्वत आपके उत्तर में कहलाएगा, तो आपके लिए पूर्व दिशा होगी इधर आपके राइट हैंड पर, ठीक है। और अगर आप घूम के पीछे चले गए बैक साइड में, वहां जब आप खड़े होंगे तो भी सुमेरु पर्वत आपके उत्तर में होगा, तब आपके लिए पूर्व दिशा कौन सी होगी? उधर से जो आपका राइट हैंड होगा। तो इधर वाले के लिए पूर्व दिशा ये है और उधर वाले के लिए पूर्व दिशा वो है। बात समझ रहे हो आप? और देखो ये भी सेटिंग सही बनती है, क्योंकि क्लॉकवाइज घूमता है ना सूर्य ऐसे, तो हमारे लिए तो सूर्य यहाँ से निकला राइट हैंड से, और जो ऐरावत क्षेत्र वाले हैं, हमारा लेफ्ट हैंड पड़ेगा और उनका राइट हैंड पड़ेगा, उनके लिए इधर से निकला, इसलिए उनके लिए ये पूर्व दिशा है। बात समझे आप? हम ये नहीं कहते कि सूर्य जहां से निकले वो पूर्व दिशा है। हाँ, जैसे जगत में तो क्या कहते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है। हम ये कहते हैं कि जहां से सूर्य निकले वो पूर्व दिशा है, क्योंकि हमारे यहाँ निश्चित नहीं है ऐसा। देखो हमारे लिए तो पूर्व दिशा ये हो रही है और सामने वाले के लिए पूर्व दिशा ये है, तो हमारा सूर्य यहाँ से निकला तो हमारा पूर्व ये है, और उनका सूरज यहाँ से निकला तो उनका पूर्व वो है। और बताऊं आपको, जो सूरज आपने आज देखा, अब ये वाला सूरज आप 2 दिन बाद देखेंगे। कल जो सूरज आएगा वो ये सूरज नहीं है जो आज देखा था, क्योंकि ये जम्बू द्वीप के ऊपर जो परिक्रमा करते हैं 2 सूर्य हैं। समझ में आया ना? एक सूर्य को पूरी परिक्रमा करने में 2 दिन लगते हैं, 48 घंटे। समझ में आया? चलिए
अभी आएगी ये सारी बातें, ये तीसरे अधिकार में आएगी, ठीक है ना। तो जो वैज्ञानिक जगत कहता है, ठीक है, वो तो एक ही सूर्य मानता है। वहां तो हमेशा निरंतर नई नई खोज होती रहती हैं। पुरानी चीज़ों को वो कहते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाती है, नई इन्वेंशन आ जाती है, कोई नई रिसर्च आ जाती है, नई डिस्कवरी आ जाती है, ठीक है। कभी कोई कहता है पृथ्वी गोल है फुटबॉल की तरह, कभी कोई कह देता है थाली की तरह है, कोई कह देता है कि ओवल शेप में है, ठीक है। उनकी तो वो ऐसे खोज चलती रहती है। आगे आने वाला, पहले कोपरनिक्स ने कुछ और कहा था, बाद में कोई और जो दार्शनिक हुआ इनका भूगोल शास्त्री, उसने कुछ और कह दिया है। पहले ये लोग ये कहते थे कि पृथ्वी स्थिर रहती है, ये ग्रह घूमते हैं, ठीक है, सूर्य आदि घूमते हैं। फिर बाद में अब किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सूर्य तो स्थिर रहता है, पृथ्वी घूमती है। अब आप बताओ, जैन दर्शन के हिसाब से पृथ्वी घूमती है कि सूर्य घूमता है? सूर्य घूमता है भैया। सूर्य घूमता है, सूर्य। ठीक है। विपुल भाई साहब मास्टर हैं इस सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी के, तो चालू समझना उनसे, किस भूगोल शास्त्री ने पहले ये कहा था कि सूर्य घूमता है, ठीक है। बाद में किसने ये कह दिया कि नहीं नहीं सूर्य नहीं घूमता, भैया पृथ्वी पहले घूमती है। निकोलस कोपरनिक्स ने कहा था, फिर फर्डिनेंड मैगलिन ने कहा कि पृथ्वी घूमती है। हाँ, दोबारा बताओ, कोपरनिक्स ने क्या कहा था? कोपरनिक्स ने कहा था कि पृथ्वी स्थिर रहती है, सूर्य घूमता है। यस। फिर फर्डिनेंड मैगलिन ने प्रूव करा कि नहीं, पृथ्वी नहीं घूमती है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। ये किसने प्रूफ किया, नाम स्पष्ट बोलो। फर्डिनेंड मैगलिन। मैगलिन। फर्डिनेंड मैगलिन। फर्डिनेंड मैगलिन। मैगलिन। ठीक है। अब कोई नई रिसर्च आ जाएगी तो फिर कुछ और कहने लगेंगे, तो ये तो क्षयोपम ज्ञान पे आधारित है, ठीक है ना। जैसे पहले सुनते थे कि वो राकेश चावला चांद पे गए, तो मुझे पता चला किसी ने कोई बुक लिखी कि वो उसका निषेध भी किया है किसी राइटर ने कि वो चांद पे नहीं गए, ठीक है ना, वो गलत था। तो छद्मस्त का क्षयोपम ज्ञान तो ऐसे ही है, वो तो सर्वज्ञ ही जान सकते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। चलिए, एक आप ना रिसर्च करना, YouTube पे आपको वीडियो मिलेगी जैन भूगोल, ठीक है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे तथ्य दिए हैं कि जैसे गोल कहते हैं तो उसका क्या लॉजिक है, किस कारण से कहते हैं। चलिए, तो ये 2.5 द्वीप तक ही हैं, उसके बीचों बीच जो मानुषोत्तर नाम है ना, उत्तर उत्तर, तो कहते हैं उस पर्वत के उत्तर उत्तर में ही मनुष्य पाए जाएंगे। तो उन सबका उत्तर कौन सा होगा? भीतर की तरफ वाला, क्योंकि सुमेरु पर्वत उन सबके भीतर में है, अंदर में है, इसलिए उसका नाम पड़ा मानुषोत्तर। यानी जो मनुष्य हैं वो उसके दक्षिण में नहीं पाए जाएंगे, उसके उत्तर उत्तर में पाए जाएंगे। तो इधर वाले के लिए उत्तर ये हो गया, इधर वाले के लिए उत्तर ये हो गया, इधर वाले के लिए उत्तर, सबके उत्तर में होता है सुमेरु पर्वत, ठीक है, ये नियम है। तो इसलिए मनुष्य गति का क्षेत्र तो बहुत छोटा हो गया। मध्यलोक में भी सिर्फ 2.5 द्वीप तक, उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते। देवगति में बस आपका उर्दू लोक है, कदाचित कुछ देव मध्य लोक में भी रहते हैं, समस्त लोक में नहीं पाए जाते, वो भी त्रसनाली के भीतर ही पाए जाएंगे, क्योंकि देव भी सैनी पंचेंद्रिय है ना, इसलिए। चलिए, इनका क्षेत्र देखा गति की अपेक्षा। अब इंद्रियों की अपेक्षा देखेंगे कि एक इंद्रिय वाले जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कि संपूर्ण लोकाकाश में पाए जाते हैं, ठीक है, पढ़िए। इंद्रियानुवाद से एक इंद्रिय जीवों का संपूर्ण लोकाकाश क्षेत्र है। विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय का लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र है। देखो, कम हो गया इनका अथवा क्षेत्र, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय का कम हो गया। एक इंद्रिय तो तीनों लोकों में व्याप्त रहते हैं,
लेकिन विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय का क्षेत्र कम होता है। हाँ पढ़िए। अथवा मूलाचार्य जी के टीकाकार श्री वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती नामक आचार्य के अनुसार पंचेंद्रिय जीव ऊर्ध्व मध्य अधो इन 3 लोकों में रहते हैं। ऊर्ध्व लोक में देव, मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंच, अधोलोक में नारकी स्थित हैं। इस प्रकार सामान्य से पंचेंद्रिय जीव तीनों लोकों में हैं, परंतु वे अपने अपने उत्पत्ति स्थान में ही रहते हैं। संपूर्ण त्रसनाली में भी कहीं कहीं बहुत अंतर सहित उत्पन्न होते हैं, अतः इनका लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण ही क्षेत्र जानना। समझ में आ गया सबको? ये हैं तो तीनों लोकों में, क्योंकि ऊर्ध्वलोक में देव, मध्य लोक में मनुष्य त्रियंच, अधोलोक में नारकी। ठीक है ना? लेकिन रहेंगे अपने अपने उत्पत्ति स्थान में। सिद्धशिला पे नहीं पहुंच जाएगा पंचेंद्रिय वाला देव, सिद्धशिला पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो जहां जहां इनकी उत्पत्ति होती है वहां वहां पाए जाते हैं। हाँ आगे पढ़िए। इसी प्रकार बादर एकेंद्रिय जीव भी लोक के असंख्यात भाग में जानना, क्योंकि वे 7 नरक, पृथ्वी, सिद्धिशिला, इन 8 भूमियों, 3 वातवलयों, देवों के सभी विमानों तथा अन्यत्र अपने योग्य स्थानों का आश्रय लेकर रहते हैं। देखो, सूक्ष्म एक इंद्रिय के 2 भेद थे, बादर और सूक्ष्म। बादर किसी ना किसी के आधार से रहते हैं, अड़ते हैं, अड़ाते हैं, लेकिन सूक्ष्म को कोई आधार नहीं चाहिए। समझ में है? सूक्ष्म जीव प्रतिघात से रहित हैं, वो किसी से अड़ते नहीं, किसी को अड़ाते नहीं। ठीक है, इसलिए बादर कहाँ रहेंगे? या तो 8 पृथ्वियों के आश्रय से। 8 पृथ्वियां कौन सी है? 7 तो नरक की पृथ्वियां हैं, 8वीं सिद्धशिला, उसका नाम है ईशत प्रागभार। 7 पृथ्वियों के नाम तो पता है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, भालू का पंख, धूम, तमो, महातम है। और 8वीं पृथ्वी है ईशत प्रागभार, जिसमें सिद्धशिला है। सिद्ध भगवान सिद्धशिला पर नहीं, सिद्धशिला से बहुत ऊपर रहते हैं, अंतिम तनु वातवलय में। तो 3 वातवलय और देवों के विमान। देवों के विमान तो अधर में है, कोई पृथ्वी के आश्रय से तो है नहीं। तो ये जो बादर एक इंद्रिय जीव हैं, या तो 8 पृथ्वियों के आधार से पाए जाएंगे, ठीक है, या फिर 3 वातवलयों के आधार से, या फिर स्वर्ग के जो देवों के विमान हैं उनके आश्रय से। अच्छा आगे पढ़िए। सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव घनाकार 343 राजू प्रमाण संपूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। हाँ जी, विकल्प तो सूक्ष्म एक इंद्रिय हैं, वो तीनों लोकों में व्याप्त है, पूरे 343 घन राजू में। विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय भी अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में नहीं होने से मात्र मध्य लोक संबंधी लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। देखो, विकलत्रय 2, 3, 4 इंद्रिय वाले जीव न तो स्वर्गों में है न नरकों में है। ऐसी असैनी पंचेंद्रिय भी न स्वर्गों में है न नरकों में, क्योंकि नारकी तो सैनी पंचेंद्रिय है और देव भी सैनी पंचेंद्रिय। बाकी जो बीच वाले हैं ना, त्रसवरस, वो वहाँ नहीं पाए जाते। ठीक है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन्हीं से हमें ज़्यादा परेशानी होती है। ये कीड़े, मच्छर, मकोड़े सब घरों में इसीलिए परेशान है, सीलन हो गई, दीमक लग गई, ये सब क्या है? विकलत्रय। चलिए अब काय अनुवाद। अब काय अनुवाद की अपेक्षा स्थावर काय और त्रस काय। स्थावर काय तो सर्वलोक में और त्रस काय लोक के असंख्यात विभाग में। अब योग की अपेक्षा पढ़ो। योगानुवाद से मन वचन 2 योग वाले मिथ्यात्व से लेकर संयोग केवली पर्यंत 13 गुणस्थानवर्ती जीवों का लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र है। काय योग संबंधी मिथ्यात्व में जीवों का सर्वलोक क्षेत्र है। दूसरे से 13वें पर्यंत 12 गुणस्थानवर्ती जीवों का लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। तीनों से रहित अयोगी का भी लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र है। जी, तो अब देखिए, योगों की अपेक्षा अगर देखें तो मन और वचन
ये दो योग वाले मिथ्यात्व से लेकर सयोग केवली तक, ठीक है, इनका लोक के असंख्यात्व भाग क्षेत्र है। क्योंकि मन वचन काय, देखो मन तो सैनी पंचेंद्रिय को ही पाया जाएगा और वचन 2 इंद्रिय से ऊपर ही पाया जाएगा। तो जब 2 इंद्रिय से ऊपर वाले तीनों लोकों में पाए नहीं जाते, ठीक है ना, 2 इंद्रिय वाले तीनों लोकों में पाए नहीं जाते, एक इंद्रिय तीनों लोकों में व्याप्त है, इसलिए इनका क्षेत्र पहले से 13वें गुण स्थान तक लोक के असंख्यात्व भाग क्षेत्र है। और काय योग संबंधी मिथ्या दृष्टि जीवों का सर्वलोक क्षेत्र है। क्योंकि जो एक इंद्रिय हैं उनके भी काय योग तो है ही और मिथ्या दृष्टि है, वो सर्वलोक में पाए जाते हैं। इसलिए काय योग संबंधी मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक क्षेत्र है। आगे दूसरे से 13वें गुण स्थान तक जो जीव हैं उनका लोक के असंख्यात्व भाग प्रमाण क्षेत्र है। तीनों से रहित माने मन वचन काय योग से रहित अयोगी, वो भी कोई तीनों लोकों में नहीं पाए जाते, लोक के असंख्यात्व भाग में जहाँ मनुष्य पाए जाएंगे सिर्फ वहीं पाए जा सकते हैं। वेदानुवाद से, वेद की अपेक्षा पढ़िए। वेदानुवाद से स्त्री पुरुष वेदी जीवों का तो मिथ्यात्व से लेकर अनिवृत्तीकरण के संवेद भाग पर्यंत लोक के असंख्यात्वे भाग क्षेत्र है तथा नपुंसक वेदी मिथ्यात्वी का सर्वलोक क्षेत्र है। हाँ जी, सर्वलोक कैसे आया? नपुंसक वेदी का सर्वलोक कैसे आया, कौन बताएगा? क्योंकि भैया वो मध्य में भी है, मध्य लोक में भी है और ऊपर स्वर्ग लोक पर भी है, उधर लोक में। स्वर्ग में कैसे है नपुंसक? क्या स्वर्ग में नपुंसक वेद वाले होते हैं क्या? देव तो ये नहीं भैया, पुल्लिंग ये देव सभी होंगे या नकार देवी होंगी? वहां तो 2 ही लिंग होते हैं। कोई दिन होते हैं। नरक में भी नपुंसक वेदी ही होते हैं, स्त्री नपुंसक पुरुष नहीं वेदी ही। होते नरक में। तो अब आप ये बताओ, ये कह रहे नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक क्षेत्र है, सो कैसे? देखो यहाँ पर जो होते हैं एक इंद्रिय जीव जो होते हैं सारे सब नपुंसक नपुंसक ही होते होते हैं। हैं। वेरी गुड। कौन से इंद्रिय तक नपुंसक होते हैं? 4 इंद्रिय तक। 4 इंद्रिय तक सभी जीव नपुंसक वेद वाले ही होते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था ना, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले नपुंसक ही होते हैं। तो 4 इंद्रिय तक तो सबका जन्म सम्मूर्छन जन्म है, गर्भज अंडज पोतज आदि नहीं है, माँ पिता के योग से उनका जन्म नहीं होता। आसपास के पुद्गल स्कंदों के जुड़ने से जितने भी आपके त्रस है ना, ये विकलत्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, ये भी वातावरण से बन जाते हैं ऐसे पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करके, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि एक इंद्रिय भी आ जाते हैं इसमें, और एक इंद्रिय तो तीनों लोक में है, वो नपुंसक वेदी है, मिथ्यात्व गुण स्थान में है, तो इस अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र कहा। आगे पढ़िए। दूसरे से लेकर हम्म, दूसरे से लेकर 9वें के सवेद भाग पर्यंत तथा अवेदी 14वें गुणस्थान पर्यंत जीवों का लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। चलिए कषाय की अपेक्षा देखिए। कषायानुवाद से सभी कषायों से सहित रहित सभी गुणस्थान वर्ती जीवों का अपने अपने गुणस्थान वाला क्षेत्र है, ठीक है। माने जैसे मिथ्या क्रोध मान माया लोभ, अब क्रोध कषाय वाले उनके गुण स्थान से जो हमने सामान्य से पीछे बताया था कि वो कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, वहाँ सब पाए जाएंगे, इसमें कोई अलग से विशेषता नहीं है। आपको एक सूचना और दे दूं कि हमारे यहाँ ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन चलता है, जिसमें बच्चियाँ बाहर से आकर 8वीं और 9वीं क्लास में यहाँ एडमिशन होता है, ठीक है ना, और 12वीं कक्षा तक यहाँ पढ़ाते हैं उनको। LPS स्कूल में पढ़ाते हैं, लवली पब्लिक स्कूल में, और यहाँ धर्म की शिक्षा दी जाती है, ठीक है ना।
तो अभी 3 दिन का उन बच्चियों का प्रोग्राम हो रहा है एडमिशन का, 26, 27, 28। तो यहाँ भीम गली जैन मंदिर में सुबह के तीनों दिन विधान का प्रोग्राम है। सुबह 7। सचिन भैया आप बता दो, आपको पता है ना? हाँ जी भैया। आप बता दो प्रोग्राम सबको। सुबह और शाम का जो प्रोग्राम है भैया, हाँ जी, हाँ जी। 26, 27। अच्छा, सुबह तो विधान है, फिर प्रवचन होंगे, है ना? हाँ जी, 9:30 से वो ग्रुप पे भेज दूं पूरा ये हाँ ग्रुप पे मैसेज? भेज देंगे। तो हाँ। बहुत बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, दिल्ली के बहुत माने हुए हैं, डॉक्टर प्रोफेसर वीर सागर जैन। ठीक है ना, आप एक बार सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा कि क्या जैन धर्म है। ठीक है, डॉक्टर वीर सागर जैन जो कुंद कुंद भारती में रहते थे पहले। और कौन सा विद्यालय आपका? लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय। लाल बहादुर शास्त्री ठीक यूनिवर्सिटी, है, हाँ। उसमें प्रोफेसर हैं जैन दर्शन विभाग के, तो उनके प्रवचन का लाभ भी मिलेगा। और एक डॉक्टर मनीष जैन है मेरठ से, बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो उनका भी आपको लाभ मिलेगा दोनों टाइम, सुबह भी शाम भी। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि हम बाहर जाना मुश्किल होता है कहीं, लेकिन कोई बाहर से विद्वान हमारे यहाँ आए हैं तो बहुत सुलभ है। ठीक है, सुबह आप विधान का लाभ भी ले सकते हैं, 1-1.5 घंटा विधान चलेगा, उसके बाद आधे आधे पौने पौने घंटे के 2 वक्तव्य होंगे। ठीक है, तो आप सुबह शाम में कोशिश करें, जिसका जैसे बन सके। और अगर बिल्कुल ना बन पाए तो संजय शास्त्री जेवर वाले, उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर लाइव प्रसारण भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, वो भी आपको शेयर कर देंगे। चलिए, मैंने कहा फिर मैं भूल जाऊंगा वो चीज़, इसलिए पहले बता दिया आप लोगों को। हाँ जी, अब ज्ञानानुवाद की अपेक्षा पढ़िए। ज्ञानानुवाद से कुमति कुश्रुत ज्ञान वाले मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक क्षेत्र है। इन दोनों वाले सासाधन तथा कुअवधि ज्ञान वाले मिथ्यात्वी और सासाधन का लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। मति शुद्ध अवधि वाले चौथे से 12वें, मनःपर्य ज्ञान वाले 6वें से 12वें पर्यंत तथा केवल ज्ञान वाले संयोगी अयोगी जीवों का लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। देखिए, कुमति कुश्रुत ज्ञान तो एक इंद्रिय को भी पाया जाएगा, इसलिए कुमति कुश्रुत में जो मिथ्या दृष्टि है उनका सर्वलोक क्षेत्र है। लेकिन कुमति कुश्रुत में दूसरे गुण स्थान में भी पाए जाते हैं, सासाधन में, लेकिन एक इंद्रिय को तो दूसरा गुण स्थान नहीं कहा, तो इसलिए सर्वलोक क्षेत्र नहीं होगा, वो लोक के असंख्यातवें भाग में पाए जाएंगे। उसके अलावा कुअवधि ज्ञान वाले मिथ्या दृष्टि और सासाधन, वो भी लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र में पाए जाएंगे। अब मति श्रुत अवधि वाले, ये तो चौथे गुण स्थान से ही होंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि के ही सुमति सुश्रुत सुअवधि ज्ञान हो सकता है। तो चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक, और मनापरिय ज्ञान वाले 6वें 7वें गुण, मनापरिय ज्ञान वाले 6वें से 12वें पर्यंत, हाँ, क्योंकि 13वें में तो केवल ज्ञान हो जाता है। तथा केवल ज्ञान वाले सहयोगी और अयोगी, इनका क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अब हम क्षेत्र की अपेक्षा बात कर रहे हैं ना, कि कौन से क्षेत्र में रहते हैं, पाए जाते हैं। अब संयम अनुवाद की अपेक्षा पढ़िए। संयमानुवाद से सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात, संयता संयत पर्यंत जीवों का लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। असंयमी मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक क्षेत्र है, परंतु दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान वर्ती असंयमी का लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। समझ में आया आपको? संयम तो सारे के सारे मनुष्य के ही पाए जाएंगे ये वाले,
ठीक है ना, पूर्ण संयम है। तो मनुष्य की पाए जाएंगे, मनुष्य का क्षेत्र बहुत अल्प है, इसलिए कहा लोक के असंख्यातवें भाग में। लेकिन जो चौथे गुण स्थान वाले मिथ्या दृष्टि हैं, अच्छा सॉरी, असंयमी मिथ्या दृष्टि, यानी पहले गुण स्थान वाले सर्वलोक में, क्योंकि एक इंद्रिय भी आते हैं उसमें, लेकिन दूसरे तीसरे और चौथे गुण स्थान वाले असंयमी वो लोक के असंख्यातवें भाग में। अब दर्शन की अपेक्षा चक्षु और चक्षु अवधि दर्शन पड़ी। दर्शनानुवाद से चक्षु दर्शन में मिथ्यात्व से लेकर क्षीण मोह पर्यंत 12 गुणस्थानवर्ती जीवों का लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र है। अचक्षु दर्शनी मिथ्यात्वी का सर्वलोक क्षेत्र है। देखो चक्षु दर्शन एक इंद्रिय को पाया जाएगा या नहीं? एक इंद्रिय की आंखें होती हैं क्या? चक्षु कौन से नंबर की इंद्रिय है? चौथे नंबर की, नहीं पाया जाएगा भैया। तो 4 इंद्रिय की पाया नहीं जाएगा, पाया जाएगा। समझ में? इसलिए चक्षु दर्शन में मिथ्या दृष्टि से लेकर 12वें गुण स्थान तक के जीवों का लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र है। लेकिन अचक्षु दर्शन तो पाया जाएगा। अचक्षु दर्शन क्या होता है? चक्षु इंद्रिय के अलावा शेष इंद्रियों से पहले होने वाला सामान्य अवलोकन, वो अचक्षु दर्शन है। तो अचक्षु दर्शन मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक क्षेत्र है एक इंद्रिय की अपेक्षा। सासाधन से लेकर क्षीण मोह पर्यंत अवधि और केवल दर्शन वाले जीवों का लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र है। अब आगे की चर्चा हम कल लेंगे, क्योंकि अभी 8:15 बजे से आप संजय जी जेवर वालों के प्रवचन आएंगे। लाइव प्रसारण आप उनके चैनल पे भी देख सकते हैं, है ना? संजय भैया, हाँ, वो एरिस्टोटल है जिसने कहा था कि सूरज घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। एरिस्टोटल है उसका नाम। अच्छा, मुझे तो हाँ, यही ध्यान था और शायद न्यूटन कोपरनिक्स ने भी ऐसा नहीं, कुछ कहा था। कोपरनिकस ने तो यही कहा था भैया कि धरती घूमती है, सूरज नहीं घूमता। अच्छा, पृथ्वी घूमती है, सूरज नहीं घूमता। तो हाँ, गैलीलियो ने भी कुछ कहा था इस बारे में क्या? गैलीलियो ने गैलीलियो ने भी पहले थ्योरी यही दी थी कि सूरज घूमता है, धरती नहीं घूमती। तो फिर वो उसने भी यही बोला था, एरिस्टोटल ने। अच्छा, लेकिन बाद में प्रूव हो गया था कोपरनिकस ने कि अर्थ घूमती है, मतलब धरती घूमती है, सूरज नहीं घूमता। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब शेष चर्चा कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।